दोस्तों, आपका स्वागत है द स्टोरी वर्स में। यहाँ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, जी जाती हैं। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें सबसे बड़ा मोटिवेशन देता है और उसी ताकत से हम आपके लिए और भी शानदार स्टोरीज लाते हैं। तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बन जाए हमारी द स्टोरी वर्स फैमिली का हिस्सा, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही बनेगी हर कहानी और भी मजेदार। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। थीरा का शरीर खुशी से कांप उठा जब निखिल ने उसी समय उसके क्लिटोरिस को छुआ जब उसने अपना अंग उसके शरीर में ठोक दिया। थीरा ने महसूस किया कि उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो रही है। हालांकि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, इसलिए वह बिना किसी प्रतिरोध के निखिल के धक्कों को स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। वह उसे अपने गाल और कंधे को चूमते हुए, उसके निप्पल से खेलते हुए, उसके क्लिटोरिस को सहलाते हुए और अपना अंग उसके अंदर ठोकते हुए महसूस कर सकती थी। वह ये सब एक ही समय में कर रहा था और उसके शरीर में एक के बाद एक खुशी की लहरें छोड़ रहा था। आन आन आन। थीरा बेबस होकर कराह उठी। पाह पाह पाह। उसके कानों ने मांस के मांस से टकराने की आवाज़ें सुनी। उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, वह जानती थी कि वह आवाज़ क्या थी। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। अचानक थीरा का शरीर फिर से कांप उठा जब उसने महसूस किया कि निखिल उसके कान के लोब को काट रहा है। उसकी दीवारें कस गईं, उसका शरीर अकड़ गया, पीठ ऊपर की ओर झुक गई और स्कट आन। वह चरम पर पहुंच गई। पाह पाह पाह। हालांकि निखिल उससे संतुष्ट नहीं हुआ था और भले ही उसकी छोटी बहन चरम सुख से कंपकंपी और हिल रही थी, उसने अपना अंग उसके शरीर के अंदर ठोकना जारी रखा। आन आन आन। इससे थीरा को महसूस होने वाला सुख कई गुना बढ़ गया और अचानक निखिल ने उसके क्लिटोरिस को सहलाया। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। थीरा का पहले से ही कमजोर शरीर फिर से कांप उठा और मुख्य चर्मसुख खत्म होने के एक सेकंड बाद ही उसे एक और छोटा चर्मसुख मिला। हैं, तुम सामान्य से ज्यादा उत्साहित हो, है ना? अचानक उसने निखिल की कोमल आवाज सुनी, हालांकि उसके पास उसके सवालों का जवाब देने की ऊर्जा नहीं थी। सुख उसके लिए बहुत ज्यादा था, साथ ही जिस तरह से निखिल अब भी अपना अंग उसके अंदर धंसा रहा था, वह लगातार कराहने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। वह इस समय बेबस थी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे जीतने देगी। थीरा ने तब अपनी बची हुई ताकत जुटाई और फिर अपनी दीवारों को कसने की कोशिश की। उसकी तरकीब काम कर गई क्योंकि उसके कानों ने निखिल की कराह सुनी। उगग, मैं आ रहा हूँ। फिर थीरा ने अपने अंदर एक गाढ़ा तरल पदार्थ भरते हुए महसूस किया, इससे उसका शरीर और भी ज्यादा कांप उठा। उसने अपनी सारी ताकत खो दी और उसने एक और छोटा चर्मसुख का आनंद लिया। उसकी नाक ने तब अपने तरल पदार्थों के निखिल के साथ मिलने की गंध पकड़ी। उसे देखने की जरूरत नहीं थी और वह बता सकती थी कि ये तरल पदार्थ उसकी छोटी बहन से बिना रुके बाहर गिर रहे थे। हा हा हा। उसने गहरी सांसें लीं। हे, तुम्हें नहीं लगता कि हम यहाँ खत्म हो गए हैं, है ना मेरी प्यारी थीरा? अचानक निखिल की आवाज़ उसके कानों में पहुंची और थीरा का शरीर जम गया। फिर निखिल ने उस क्रॉस को समायोजित किया जिस पर थीरा बंधी हुई थी और फिर उसने उसके ऊपरी शरीर को नीचे किया और उसे ठीक 90 डिग्री पर मोड़ दिया। फिर वह थीरा के मुलायम नितंबों की ओर बढ़ा और उन्हें सहलाने लगा। हमारे पास अभी भी बहुत सारा समय है मेरी प्यारी थीरा। ये कहते हुए निखिल ने अपना अंग फिर से उसके अंदर ठोक दिया और एक और दौर शुरू हो गया। आन। उगग, मैं फिर से आ रहा हूँ। स्कट आन। निखिल और थीरा खुशी से कराह उठे क्योंकि वे दोनों एक ही समय में चरमसुख पर पहुंचे। निखिल ने तब थीरा की पीठ पर अपना शरीर टिका दिया और वे दोनों जोर जोर से सांस लेने लगे। फिर एक जानी पहचानी ऊर्जा निखिल के शरीर में प्रवेश कर गई और संदेशों का एक समूह उसकी आंखों के सामने दिखाई दिया। हालांकि उसने उन संदेशों को नज़रअंदाज कर दिया और खड़ा हो गया। अपना अंग उसकी छोटी बहन से बाहर निकालकर निखिल मुस्कुराते हुए थीरा की ओर चला। थीरा, जिसकी आंखों पर अभी भी काला कुहासा छाया हुआ था, ने महसूस किया कि निखिल का छोटा भाई उसकी गुफा से बाहर निकल रहा है। फिर उसने उसके कदमों की आवाज़ सुनी और महसूस किया कि वह उसकी ओर चल रहा है। फिर एक तेज गंध ने उसकी नाक पर हमला किया। उसे यह जानने के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी कि यह क्या था। सूंघना। उसने और सूंघा और अपना चेहरा निखिल के अंग की ओर बढ़ाया। हालांकि अचानक उसकी आंखों के चारों ओर का कुहासा गायब हो गया। थीरा ने माथे पर बल डाला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसने निखिल की आवाज़ सुनी। यथार्थ के दर्पण को देखो थीरा। थीरा तब दर्पण की ओर मुड़ी और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल था, वह जोर जोर से सांस ले रही थी, उसके मुंह से लार टपक रही थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान थी। अगर वह पर्याप्त नहीं था तो जिस तरह से उसने अपना सिर निखिल के अंग की ओर झुका दिया था और जिस तरह से उसकी जीभ अपने आप बाहर निकली हुई थी, उसने थीरा को अंदर तक झकझोर दिया। इस चेहरे की तुलना अपने पिछले चेहरे से करो थीरा। फिर मुझे ये बताने की कोशिश करो कि तुम एक कामुक नहीं हो।
थीरा ने तब निखिल के चेहरे पर नज़र डाली और उसे अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ उसकी ओर देखते हुए देखा। उसने फिर से अपने चेहरे को देखा और फिर से हैरान रह गई। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि वह वही है। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि वह ऐसा चेहरा बना सकती है। वह अपनी सामान्य शांत और भावहीन उपस्थिति से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। ऐसा लगा जैसे वह पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति है। हालांकि थीरा की मूर्खतापूर्ण मुस्कान तब और चौड़ी हो गई। यह कोई समस्या नहीं थी, जब तक निखिल ही उसकी इस तरफ को देखने वाला अकेला व्यक्ति था। ये बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं थी। मैं एक कामुक हूँ, उसने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। निखिल हंसा, फिर उसने अपना अंक थीरा के मुंह के पास लाया। थीरा जानती थी कि उसे क्या करना है। उसने अपना मुंह खोला और फिर उसने उसके शाफ्ट को चाटना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों बाद उसने चूसना शुरू कर दिया। स्लर्प स्लर्प स्लर्प। उसने जितनी जोर से हो सकता था उतनी जोर से चूसना शुरू कर दिया। उगग, थीरा, तुम बहुत अच्छी हो। निखिल खुशी से कराह उठा। उसके शरीर के बंधे होने के कारण उसकी हरकतें कम थीं। हालांकि उसने निखिल के अंक को कितनी जोर से चूस रही थी, उससे उसकी भरपाई की। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे और भी ज्यादा आने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रही थी। और जिस तरह से उसके गाल अंदर धंसे हुए थे, निखिल, जो पहले से ही बहुत संवेदनशील था, खुद को रोक नहीं पाया और उगग, वह फिर से चरम पर पहुंच गया। थीरा ने एक भी बूंद बर्बाद नहीं की, जैसे कि वह कोई हो जिसने कई दिनों से नहीं खाया हो। उसने उसके पूरे वीर्य को बिना कुछ छोड़े पी लिया। फिर उसने अपना मुंह खोला जैसे कि वह उसे ये दिखाने की कोशिश कर रही हो कि उसने ये सब पी लिया है। जब निखिल ने वह चेहरा देखा तो उसने अपने अंक को फड़कते हुए महसूस किया। थीरा थकी हुई है। वह जानता है कि जिस पल वह उसे बिस्तर पर रखेगा, लड़की सो जाएगी। हालांकि उसके बाद भी लड़की ने उसे मुख में थून दिया। कितनी प्यारी हत्यारन है। निखिल ने तब उसे उसके बंधनों से मुक्त किया। फिर उसने उसे उठाया और बिस्तर की ओर चला। यह अच्छा है कि तुम इसे स्वीकार करती हो, उसने बड़बड़ाया। यह अच्छा है कि हम दोनों में कुछ समान है। अचानक थीरा ने एक कमजोर आवाज में बड़बड़ाया। हम दोनों कामुक हैं। थीरा ने पूरा किया और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके शब्दों के पीछे का अर्थ स्पष्ट था। भले ही वह एक कामुक थी, निखिल भी एक था। अंत में भी उसने पूरी तरह से हार नहीं मानी। निखिल हंसा। हम दोनों वाकई में कामुक हैं, उसने सहमति व्यक्त की और फिर उसने उसके माथे को चूमा। थीरा पहले ही सो चुकी थी। वह भी सोना चाहता था। हालांकि उससे पहले वह कुछ करना चाहता था। सबसे पहले उसने दर्पण और क्रॉस को अपनी भंडारण अंगूठी में डाल दिया। ये क्रॉस उसने एड्डा से उधार लिया था। जहां तक इस दर्पण की बात है, वह इसे इसलिए अपने साथ रखता था क्योंकि उसके दिमाग में अचानक यथार्थ के दर्पण का विचार आया था। हे, ये वाकई मज़ेदार था। वह मन ही मन हंसा। थीरा आज सामान्य से ज्यादा संवेदनशील थी। निखिल ने तब अपना सिर हिलाया। वह जमीन पर बैठ गया और फिर उसने अपने सिस्टम को बुलाया। वे संदेश उसकी आंखों के सामने फिर से दिखाई दिए। ग्रैंड मास्टर स्टेज मानक संवर्धक से एक विशेषज्ञ स्टेज मानक संवर्धक तक बढ़ने के लिए मेजबान को बधाई। बुद्धि जोड़ 2 ब्लैंक पॉइंट्स जोड़ 4। ग्रैंड मास्टर स्टेज शारीरिक संवर्धक से एक विशेषज्ञ स्टेज शारीरिक संवर्धक तक बढ़ने के लिए मेजबान को बधाई। ताकत जोड़ 8, चपलता जोड़ 8, जीवन शक्ति जोड़ 8, सहन शक्ति जोड़ 8, रक्षा जोड़ 8, ब्लैंक पॉइंट्स जोड़ 2। हरम गेट अनलॉक हुआ। नाम निखिल। आयु 18। मानक संवर्धन विशेषज्ञ शारीरिक संवर्धन विशेषज्ञ। काया भक्षण कुहासा दानव काया एडवांस जोड़। प्रतिभा उच्च स्तर 43 50 से ज्यादा। ये थीरा के साथ उसके आज के सत्र से नहीं हुआ था। वह इस सत्र से पहले ही स्तर 49 पर था। वह इस सत्र में केवल स्तर 50 पर पहुंचा। स्वास्थ्य 1320 मानक 1800 ताकत 112 134 से ज्यादा। चपलता 122 144 से ज्यादा। जीवन शक्ति 110 132 से ज्यादा। सहन शक्ति 149 171 से ज्यादा। बुद्धि 153 180 से ज्यादा। रक्षा 109 131 से ज्यादा। ब्लैंक पॉइंट्स 118 99 से ज्यादा। निखिल अब एक विशेषज्ञ स्टेज संवर्धक था। एक 18 वर्षीय विशेषज्ञ स्टेज संवर्धक, और एक सामान्य विशेषज्ञ स्टेज संवर्धक नहीं, बल्कि एक ऐसा संवर्धक जो किसी भी अन्य विशेषज्ञ स्टेज संवर्धक को आसानी से पछाड़ सकता है जो उसके सामने आने की हिम्मत करता है। मुझे 60 ब्लैक पॉइंट्स मिले। निखिल के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई क्योंकि उसने ब्लैक पॉइंट्स पर नजर डाली। हालांकि तब उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। वह अभी भी अपने लक्ष्य से बहुत दूर था। उसे 1000 ब्लैक पॉइंट्स की जरूरत थी। किस लिए? अपनी काया निपुणता को मास्टर लेवल तक अपग्रेड करने के लिए। हाँ, इसके लिए 1000 ब्लैंक पॉइंट्स की जरूरत थी। एडवांस लेवल निपुणता के अपग्रेड के लिए केवल 100 ब्लैक पॉइंट्स की जरूरत थी, लेकिन अब सीधा 10 गुना वृद्धि। यह हास्यास्पद था।
सिस्टम उसे पूरी तरह से चूसने की कोशिश कर रहा था। निखिल, हालांकि, खुद को जल्दी शांत कर लिया। परेशान होने की जरूरत नहीं थी, उसे कुछ और अधिक महत्वपूर्ण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हरम गेट अनलॉक हुआ। हरम गेट अनलॉक हुआ। सक्रिय कौशल प्रभाव, एक हरम सदस्य के पास टेलीपोर्ट करता है। एक मानक 100 मीटर, हर दिन एक मुफ्त उपयोग। चेतावनी, यदि मेज़बान और उसकी महिला के बीच की दूरी वहां पहुंचने के लिए आवश्यक मानक से अधिक है तो क्षमता काम नहीं करेगी। चेतावनी, एक महिला को हरम सदस्य के रूप में तभी गिना जा सकता है जब उसके पास हरम सील हो। जितना ज्यादा निखिल ने पढ़ा, उसकी मुस्कान उतनी ही चौड़ी होती गई। कितनी सुविधाजनक क्षमता है, वह मन ही मन बड़बड़ाया। वह तब जल्दी से बाथरूम में गया और नहाया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसे यह क्षमता मिली, उसे एहसास हुआ कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। ये बहुत मुश्किल नहीं था, उसे बस उस महिला को चुनना था जिसके पास वह जाना चाहता था और बूम, वह उस महिला के पास पहुंच जाता। बेशक, वह इस क्षमता का जितना हो सके उतना इस्तेमाल और परीक्षण करने की योजना बना रहा था। अमायरा आकाशपतन, उसने मन ही मन सोचा। उसका शरीर तब गायब हो गया और वह अमायरा के कमरे के अंदर दिखाई दिया। मानक 1308 1800। उसने तब अपने मानक पर नजर डाली और देखा कि लगभग 500 मानक कम हो गए थे। अद्भुत, निखिल ने आश्चर्य से बड़बड़ाया क्योंकि उसने चारों ओर देखना शुरू कर दिया। ये वाकई अमायरा का कमरा था। उसकी नज़रें तब अमायरा पर पड़ीं जो बिस्तर पर लेटी हुई थी, खुद को भक्षण कुहासे से ढके हुए थी और एक बीमार व्यक्ति की तरह अभिनय कर रही थी। जब उसने ये देखा तो निखिल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। आलिया आकाशपतन, उसने सोचा और फिर वह गायब हो गया। मानक 1301 1800। निखिल, तब उसने आलिया की चौंकने वाली आवाज़ सुनी। इस समय आलिया निखिल के बारे में सोचते हुए एक किताब पढ़ रही थी। वह वास्तव में हैरान थी कि वह इस तरह उसके ठीक सामने दिखाई दिया। तुम कैसी हो, मेरी खूबसूरत आलिया? क्या तुमने मुझे याद किया? निखिल ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। तुम्हें रात में यहाँ नहीं आना चाहिए, आलिया ने सवाल किया जबकि वह निखिल के गले लग गई जैसे कि यह करने के लिए सबसे स्वाभाविक बात हो। तो क्या मुझे रात में आना चाहिए? निखिल ने चंचल मुस्कान के साथ वापस सवाल किया। हैं, क्या तुम वास्तव में मुझसे इतनी देर तक दूर रह सकते हो? आलिया ने मुस्कुराते हुए वापस सवाल किया। निखिल हंसा। आलिया से यही उम्मीद थी, ये वाकई एकदम सही जवाब था। उसके हाथ जो आलिया को गले लगा रहे थे उसके मुलायम और प्यारे स्तनों की ओर बढ़ने लगे। फिर निखिल के दिमाग में एक विचार आया। वह पहले ही 500 मानक का उपयोग कर चुका था, क्यों न यहाँ थोड़ा इंतजार किया जाए और अपनी महिला के साथ कुछ आनंदमय समय बिताया जाए। वह हमेशा बाद में अपनी क्षमताओं का परीक्षण कर सकता है ना? जितना ज्यादा उसने इसके बारे में सोचा, उसकी मुस्कान उतनी ही चौड़ी होती गई। रुको, अचानक आलिया जम गई। तुम एक विशेषज्ञ स्टेज संवर्धक बन गए, उसने महसूस किया। फिर उसने सोचना शुरू कर दिया। केवल अरविना ही एकमात्र ऐसी थी जो निखिल की मदद कर सकती थी, हालांकि वह जानती थी कि वह उसके इतने करीब नहीं था। अभी तक तब केवल एक ही विकल्प बचा था। थीरा ने सफलता प्राप्त की, आलिया ने बड़बड़ाया। उसने निखिल के खुद से संवर्धन करने की संभावना के बारे में सोचा भी नहीं था। वह उसे अच्छी तरह से जानती थी, वह संवर्धन करने के बजाय अपनी महिला के साथ समय बिताना पसंद करेगा। वह एक कामुक था। बेशक, निखिल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने कड़ी मेहनत की। आलिया भी मुस्कुराए। वह वास्तव में थीरा के लिए खुश थी, भले ही वे दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती थीं। जब वह ये सब सोच रही थी, निखिल ने उसे उठाया और बिस्तर की ओर चला। फिर उसने अपनी सामान्य कोमल आवाज में फुसफुसाया, हम दोनों क्यों न कड़ी मेहनत करें? आलिया के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वह हंस पड़ी। जरूर, हमें हमेशा कड़ी मेहनत करनी चाहिए। निखिल मुस्कुराया। उसने तब जल्दी से आलिया के कपड़े हटा दिए और एक जानवर की तरह उस पर झपट पड़ा। गर्जना, अल्पविराम। 2 घंटे बाद निखिल ने बाथरूम में नहाया, आलिया के साथ बेशक। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं किया। ये पहले ही रात के खाने का समय हो चुका था। निखिल को वापस जाना था। निखिल, जिसने अपने कपड़े पहने थे, ने आलिया को देखकर मुस्कुराया। हम जल्द ही मिलेंगे मेरी जान। आलिया ने वापस मुस्कुराया। निखिल ने तब अपनी आंखें बंद कर लीं और शिखा। फिर वह गायब हो गया। आलिया ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं। निखिल ने उसे अपनी नई क्षमता के बारे में पहले ही बता दिया था, इसलिए वह उसके अचानक गायब होने से वास्तव में चौंकी नहीं थी। हालांकि वह अभी भी हैरान थी। उसे फिर से याद आया कि उसका आदमी कितना अद्भुत था। इस तरह की क्षमता बस तरकीन थी। अल्पविराम। दूसरी ओर निखिल शिखा के पीछे दिखाई दिया। लड़की उसके अचानक प्रकट होने से चौंक गई, हालांकि उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। निखिल, उसने चिल्लाया और उसके गले लग गई। मानक 985 1800। तो मुझे पूरा नाम कहने की जरूरत नहीं है, निखिल ने अपने दिमाग में नोट किया। उसे अभी भी अपनी क्षमता की सीमाओं का परीक्षण करना था।
तुम कैसी हो, शिखा? खाना बना रही हूँ, शिखा ने जवाब दिया। ओह हो, मैं तुम्हारे खाने का इंतज़ार कर रहा हूँ, निखिल ने जवाब दिया जैसे ही उसने उसके होठों को चूमा। मम, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि यह स्वादिष्ट बने, शिखा ने एक खुशहाल मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसने ये पूछने की जहमत भी नहीं उठाई कि वह उसके पीछे कैसे दिखाई दिया। खैर, निखिल का गोपनीयता भी इसी तरह काम करता था, इसलिए आप देख सकते हैं कि वह पहले से ही निखिल के अपने आसपास दिखाई देने की आदी थी। ठीक है, मैं अब जाता हूँ, अलविदा, निखिल ने बड़बड़ाया और फिर वह फिर से गायब हो गया। वह तब एड्डा के पीछे दिखाई दिया। मानक 983-1800, तो मुझे नाम की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, निखिल ने फिर से नोट किया। उसने तब चारों ओर देखा और देखा कि लता और एड्डा उसे देख रही थीं। लता, क्या तुम उस दीवार की ओर जाकर खड़ी हो सकती हो? निखिल ने सवाल किया। लता ने माथे पर बल डाला, हालांकि उसने सिर हिलाया और फिर वही किया जो उसे बताया गया था। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? एड्डा सवाल करना चाहती थी, हालांकि इससे पहले कि वह कर पाती, निखिल गायब हो गया और लता के पास दिखाई दिया। मानक 983-1800, इस बार कोई मानक का उपयोग नहीं हुआ। क्या इसका मतलब यह है कि अगर दूरी 100 मीटर से कम है तो इसे मानक की आवश्यकता नहीं है? निखिल ने मन ही मन सवाल किया। उसने तब एड्डा की ओर मुड़कर बड़बड़ाया। एड्डा, तुम वहां जाकर खड़ी हो जाओ। ठीक है। उसे इस तरह गायब होते देखकर एड्डा को एहसास हुआ कि उसे एक और अद्भुत क्षमता मिल गई है, इसलिए उसने वही किया जो उसे बताया गया था। वह उसे बाद में सब कुछ बताएगा। उसे अभी कोई सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है। निखिल तब गायब हो गया और एड्डा के पीछे दिखाई दिया, फिर वह फिर से गायब हो गया और एड्डा के पास दिखाई दिया। उसने तब इसे 5 बार दोहराया और मानक 982-1800, उसका मानक फिर से कम हो गया। अचानक निखिल ने अपना सिर पकड़ लिया और दर्द से कराह उठा। उगग, इस समय रॉयस वर्मा अपने चेहरे पर माथे पर बल के साथ खाने की मेज के सामने बैठा था। उसने एशा वर्मा पर नजर डाली जो चुपचाप खा रही थी, फिर उसकी आंखें निखिल पर पड़ीं जो वही कर रहा था। कुमारी एड्डा भी उनके बगल में खड़ी चुपचाप खा रही थी। शिखा और लता बिना हिले उनके पीछे खड़ी थीं, और एक और महिला थी जो खाने की मेज पर बैठी थी। आमतौर पर यह अजीब नहीं होता, रॉयस ने पहले भी अन्य मेहमानों को उनसे मिलने और उनके साथ रात का खाना खाते हुए देखा था। हालांकि आज खाने की मेज के आसपास का माहौल अजीब लग रहा था। ये शांत था, बहुत शांत। शुरुआती अभिवादन के बाद केवल आवाज़ें जो उसने सुनी वे एक दूसरे को छूते हुए बर्तन की थीं, और कुछ नहीं। आमतौर पर एक मेहमान के साथ रात के खाने में सामान्य से ज़्यादा ऊर्जा होनी चाहिए, हालांकि रॉयस महसूस कर सकता था कि ऊर्जा कम हो गई थी और सामान्य से कम थी। हाँ, अंत में रॉयस ने इसे नज़रअंदाज करने का फैसला किया और खाने पर ध्यान केंद्रित किया। वयस्क उससे अलग सोचते हैं, उसे उन्हें समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में सोचते हुए रॉयस ने जो कुछ भी हो रहा था उसे नज़रअंदाज कर दिया और खाना जारी रखा। यह एक बेहतरीन क्षमता है, थीरा ने अपने चेहरे पर एक उत्साहित नज़र के साथ बड़बड़ाया। हाँ, निखिल और अन्य लोग एक दूसरे से बात करने के लिए हरमसील के टेलीपैथिक लिंक का उपयोग कर रहे थे। यही वजह थी कि भोजन कक्ष इतना शांत था। इस समय निखिल को मिली नई क्षमता के बारे में बात कर रहा था। वाकई में एक बेहतरीन क्षमता। अब हमें निखिल का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, हमें बस उसे बुलाना है और वह हमारे पास प्रकट हो जाएगा। फुफुफुफु, एड्डा ने सहमति में सिर हिलाया। मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ, तुम कामुक, थीरा ने जवाब दिया। क्या तुम नहीं चाहती कि निखिल तुम्हारे पास जब चाहे तब आ जाए? एड्डा ने सवाल किया। यह मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि इस क्षमता का बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकता है, थीरा ने जवाब दिया। तस्क तस्क, तुम अभी ऐसा व्यवहार कर रही हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम ही होगी जो हम सब में से इस क्षमता का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग करेगी, एड्डा ने उपहास किया। शांत, प्रशिक्षण, वृद्धि। जवाब में थीरा ने केवल 3 शब्द कहे और एड्डा शांत हो गई। थीरा सब में सबसे ताकतवर थी और वह ही थी जो सबको सिखाती थी। यहाँ उसकी ही चलती थी। तुम किस बेहतर तरीके की बात कर रही हो? एशा वर्मा ने उत्सुक लहजे में सवाल किया। इस क्षमता का उपयोग करके निखिल हमारे साथ मिलकर लड़ सकता है, थीरा ने बड़बड़ाया। सभी महिलाओं ने माथे पर बल डाला। निखिल सोचने लगा और सिर हिलाया। उसे थीरा किस बारे में बात कर रही थी, इसका एक स्पष्ट विचार था। चूंकि हमारे पास ये टेलीपैथिक लिंक है, अगर हम थोड़े से प्रशिक्षण के बाद कभी भी युद्ध के मैदान में शामिल होते हैं तो हमारा तालमेल पहले से ही सबसे अच्छा होगा। और अगर हम इसमें इस नई टेलीपोर्टिंग क्षमता को जोड़ दें तो हम एक खतरनाक शक्ति बन जाएंगे। थीरा ने बात करना शुरू किया। वह इतनी उत्साहित दिख रही थी कि खाते समय उसकी आंखें चमकने लगी थीं, जिससे रॉयस को लगा कि वह एक अजीब महिला है। बेशक थीरा को परवाह नहीं थी कि रॉयस क्या सोचता है, यहाँ तक कि उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि वह उसे देख रहा था। वह बस इस नई क्षमता को लेकर बहुत उत्साहित थी और जारी रखा।
बस कल्पना करो, हम 7 महिलाएं और निखिल एक समूह के रूप में कई दुश्मनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। कल्पना करो, दुश्मनों को लगता है कि वे आपको अगली चाल में हरा देंगे, हालांकि अचानक निखिल हमारे बगल में दिखाई देता है और दुश्मन का सिर काट देता है। या अचानक, ये जानते हुए कि निखिल हमारे समूह का केंद्र है, दुश्मन उसे घेरने का फैसला करते हैं और हमें नज़रअंदाज करते हैं। फिर अचानक वह घेराबंदी से गायब हो जाएगा और दुश्मनों को पीछे से मारना और हमला करना शुरू कर देगा। हम 8 एक साथ लड़ते हुए एक पूरी तरह से अजेय टीम बनाएंगे जिसमें कोई कमजोरी नहीं होगी। थीरा ने समझाया और अन्य महिलाओं की आंखें तेज चमक उठीं। ये वाकई दिख रहा था रोमांटिक। निखिल के साथ मिलकर लड़ना एक सपने के सच होने जैसा होगा। निखिल ने भी अपनी भौं उठाई जब उसने थीरा की बात पर सोचा। ये वाकई में एक काफ़ी घातक तकनीक लग रही थी। जब सब इसके बारे में सोच रहे थे, रॉयस ने माथे पर बल डाला। क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता? उसने मन ही मन सोचा। उस अकेली महिला जिसका नाम थीरा था का अजीब तरह से व्यवहार करना ठीक था। हालांकि अगर खाना खाने वाले और खाना परोसने वाले सभी लोग ऐसा व्यवहार करते हैं तो अजीब वह खुद है, सही? क्या यह इसलिए है क्योंकि मैं आमतौर पर अकेला रहता हूं और ज़्यादा बात नहीं करता? रॉयस को खुद पर शक होने लगा। मैं सहमत हूँ। अचानक निखिल और अन्य ने अमायरा की आवाज़ सुनी। थीरा सही है, ये वाकई में एक ओवरपावर क्षमता है। हम इसका उपयोग वैसे ही कर सकते हैं जैसे थीरा ने कहा। लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा टेलीपोर्ट करता हूँ तो मेरा सिर दुखने लगेगा जैसा 1 घंटे पहले हुआ था। क्या ये युद्ध में नुकसानदेह नहीं होगा? निखिल ने सवाल किया। हम बिना किसी अभ्यास के लड़ने नहीं जा रहे हैं। बेशक। तुम्हारा सिरदर्द शायद इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारा दिमाग इतनी बार परिवेश के त्वरित बदलाव को संभालने में असमर्थ था। मेरा मानना है कि तुम्हें बस प्रशिक्षण लेना होगा और तुम इस क्षमता का ठीक से उपयोग कर पाओगे। थीरा ने बड़बड़ाया। हाँ, चिंता मत करो, मैंने पहले ही एक प्रशिक्षण योजना बनाई है। अमायरा मुस्कुराई। क्या योजना? निखिल ने सवाल किया। बॉल पकड़ो, अमायरा ने जवाब दिया। क्या ये बच्चों का खेल नहीं है? शिखा ने माथे पर बल के साथ सवाल किया। हाँ, तुम 5 निखिल के साथ वहाँ हो। तुम 5 को बस एक घेरा बनाना है। निखिल घेरे के केंद्र में खड़ा होगा। फिर तुम 5 एक दूसरे को एक गेंद से मारने की कोशिश करोगी और निखिल को अपनी क्षमता का उपयोग करके तुम्हारे बगल में प्रकट होना होगा। तुम्हारी रक्षा करनी होगी और गेंद को पकड़ना होगा। प्रशिक्षण का यह एक अच्छा तरीका है। मैं सहमत हूँ। थीरा ने सिर हिलाया। हे, निखिल हमारी रक्षा करेगा। मैं भी सहमत हूँ, शिखा हंस पड़ी। ये केवल प्रशिक्षण है, ठीक है? अजीब तरह से व्यवहार मत करो, अमायरा ने उपहास किया। उसकी ईर्ष्या उसकी आंखों में स्पष्ट थी। हे, शिखा फिर से हंस पड़ी और अमायरा ने उपहास किया। जैसे ही योजना बन गई, वे 8 लोग बात करते रहे। रात का खाना खत्म हुआ। निखिल तब अमायरा के कमरे में प्रकट हुआ और उसके साथ एक और आनंदमय सत्र बिताया। अगले पूरे हफ्ते निखिल ने केवल 2 चीजें की, अपनी महिलाओं के साथ समय बिताना और अपनी नई क्षमता का प्रशिक्षण देना। वह थीरा के साथ भी प्रशिक्षण लेना चाहता था, हालांकि महिला ने सिर हिला दिया। ये क्षमता अभी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। आखिरकार यह मजबूत होने का एक भयानक तेज तरीका था। बस यूं ही 1 हफ्ता बीत गया और निखिल की छुट्टी खत्म हो गई। ठक ठक ठक, अंदर आओ। निखिल ने दरवाज़ा खटखटाया और जल्द ही उसने एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई जब वह अंदर आया। मैं वापस आ गया हूँ, गुरु माँ। उसने अपना सिर झुकाया। अरविना ने उसे अपनी भूरी लाल आंखों से देखा और फिर उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई। अच्छा है कि तुम वापस आ गए। जल्द ही। हालांकि उसके चेहरे पर माथे पर बल आया जब उसने सवाल किया। तुम फिर से अपना संवर्धन क्यों छिपा रहे हो? यहाँ बहुत सारी आंखें हैं, गुरु माँ, निखिल ने जवाब दिया। चिंता मत करो, यहाँ काम करने वाले नौकर मेरे प्रति वफादार हैं, अरविना ने जवाब दिया। हालांकि जब उसकी आंखें निखिल पर पड़ीं तो वह रुक गई। निखिल अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। वह समझ गई कि उस अभिव्यक्ति का क्या मतलब था। जैसा कि मैंने कहा, वे सब मेरे प्रति वफादार हैं, उसने दोहराया। क्या आप 100% निश्चित हैं? निखिल ने सवाल किया। मैं हूँ, अरविना ने जवाब दिया। गुरु माँ अरविना, एक मानव हृदय अप्रत्याशित हो सकता है। क्या आप 100% निश्चित हैं कि ये लोग आपके प्रति वफादार हैं? निखिल ने फिर से सवाल किया। क्या आप 100% निश्चित हैं कि ये लोग बिना किसी संकोच के मर जाएंगे अगर आप उन्हें आदेश दें? क्या आप 100% निश्चित हैं कि ये लोग कुछ भी प्रकट नहीं करेंगे, भले ही उन्हें अमानवीय रूप से यातना दी जाए? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। निखिल सवाल करता रहा और अरविना शांत हो गई। एक मानव हृदय अप्रत्याशित था, वाकई। इसलिए जब तक किसी के पास गुलाम की मुहर नहीं है जैसा निखिल के पास है, कोई भी अपने अधीनस्थों पर संदेह के बिना भरोसा नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं समझ गई। तुम अपना संवर्धन छिपा सकते हो, अरविना ने तब आह भरी। वह काफ़ी सकारात्मक थी कि उसके अधीनस्थ उसके प्रति वफादार हैं, हालांकि वह अभी भी इसके बारे में 100% निश्चित नहीं हो सकती थी।
हमेशा चर होते हैं। और निखिल का रहस्य, ईमानदारी से, यह उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था जितना निखिल सोचता है। चीजें इतनी सरल नहीं थीं जितनी निखिल ने बनाई थीं। बेशक अरविना ने इसके लिए निखिल को दोष नहीं दिया। वह कैसे जानेगा कि राज्य के आंतरिक कामकाज क्या हैं जो शाही परिवार के अधिकांश सदस्य भी नहीं जानते हैं। हाँ, सावधान रहना हमेशा बेहतर है। निखिल ने सिर हिलाया और अरविना ने वापस सिर हिलाया। ठीक है, मेरा मानना है कि तुम्हें आराम करने के लिए काफ़ी समय मिल गया है, क्या हम अपना प्रशिक्षण शुरू करें? अरविना ने विषय बदल दिया और बड़बड़ाया। छोटी मोटी बातें करना वैसे भी कुछ ऐसा नहीं था जिसमें वह अच्छी थी। इस बारे में बात करने के बजाय उन्हें तलवारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। या कम से कम अरविना को ऐसा महसूस हुआ। जैसा आप कहें गुरु माँ अरविना। निखिल ने अपना सिर हिलाया। अरविना मुस्कुराई, वह खड़ी हुई और अपने शरीर को खींचा। निखिल को लगा कि वह जानबूझकर उसे छेड़ने की कोशिश कर रही है, हालांकि उसने अपनी नज़र नहीं हटाई। वह ऐसा कुछ करने वाला मूर्ख होगा। तस्क तस्क, वह अपनी आंखों के सामने मौजूद लुभावनी नज़ारे का आनंद लेना पसंद करेगा। अरविना ने देखा कि वह भी देख रहा था। उसने माथे पर बल डाला और फिर उसने खिंचाव बंद कर दिया। फिर वह बिना कुछ कहे अपने कार्यालय से बाहर चली गई। निखिल आज्ञाकारी ढंग से उसके पीछे चला। वे दोनों बगीचे में चले गए और अचानक निखिल ने माथे पर बल डाला। गुरु माँ, क्या है? अरविना ने सवाल किया। वह अकादमी की ओह सोमाइटी रानी कहाँ है? निखिल ने सवाल किया। वह चली गई, अरविना ने जवाब दिया। वह अकादमी छोड़कर चली गई। निखिल ने माथे पर बल डाला। क्या वह इतनी शर्मिंदा थी? नहीं, उसने अकादमी नहीं छोड़ी, वह बस इस जगह से चली गई। अकादमी के प्रधानाचार्य 2 दिन पहले वापस आ गए और जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सुना। ये सुनकर कि तुमने कैंडिस को हराया, वह हैरान थे। वह तब मुझसे तुम्हारी लड़ाई के बारे में बात करने आए और जब वह जाने वाले थे कैंडिस उनके पास आए। अरविना ने समझाया। उसने क्या कहा? निखिल ने अपने चेहरे पर एक उत्सुक नज़र के साथ सवाल किया। उसने कहा कि उसके हारने का कारण ये था कि मैंने उसे ठीक से नहीं सिखाया और उसे केवल एक चाल का बार बार अभ्यास करने के लिए कहा जो मैंने उसे सिखाई थी। उसने कहा कि चूंकि उसके पास तुमसे लड़ने के लिए तरह तरह की चालें नहीं थीं, वह लड़ाई हार गई। अरविना ने एक भावहीन चेहरे के साथ जवाब दिया। वह इस घटना से ज्यादा परेशान नहीं लग रही थी। तो उसने आपको दोष दिया? मुझे आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? निखिल हंसा। फिर वह अरविना की ओर मुड़ा और सवाल किया। तो प्रधानाचार्य ने क्या कहा? खैर, कोई बात नहीं। कैंडिस में अभी भी जल तत्व के साथ असाधारण स्तर की आत्मीयता है, उसका भविष्य उज्ज्वल है। प्रधानाचार्य ने उसे अस्वीकार नहीं किया और उसे अपना छात्र बना लिया। तो अब वह प्रधानाचार्य की छात्र है। निखिल ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तस्क तस्क, उसकी लड़ाई के बारे में जो मामूली रूप से अच्छा था वह ये था कि उसकी चालें अच्छी तरह से अभ्यास की हुई लगती थीं, ये सोचने के लिए कि वह उस लाभ को भी छोड़ देगी। वाकई में एक मूर्ख। असल में, अचानक अरविना ने बड़बड़ाया, हम प्रधानाचार्य यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि वह तुम्हें अपना छात्र बनाना चाहते थे। अब जब तुम वापस आ गए हो, मेरा मानना है कि वह वापस आएंगे और तुम्हें अपना छात्र बनाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि वह मुझसे बेहतर शिक्षक होंगे तो तुम उनके साथ जा सकते हो। अरविना ने बड़बड़ाया। एक सवाल, क्या है? गुरु माँ अरविना, अगर आप और प्रधानाचार्य बिना मानक का उपयोग किए लड़ते हैं तो कौन जीतेगा? निखिल ने अपने चेहरे पर एक उत्सुक नज़र के साथ सवाल किया। क्या ये कोई सवाल भी है? मैं उस गंजे को पीट दूंगी। अरविना ने जवाब दिया जैसे कि यह एक तथ्य हो। तो मैं उस गंजे के पास क्यों जाऊंगा और उसके तहत प्रशिक्षण क्यों लूंगा? निखिल ने एक मुस्कान के साथ सवाल किया। ओह, वह प्रधानाचार्य है, तुम उसे ऐसा नहीं कह सकते। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। निखिल ने अपने चेहरे पर एक मृत सपाट अभिव्यक्ति के साथ अरविना को देखा। ठीक है, जो भी हो, चलो अपना प्रशिक्षण शुरू करते हैं। मैं तुम्हें बुनियादी से प्रशिक्षित करूंगी। अगर मुझे लगता है कि तुम इसे पहले से ही जानते हो तो हम स्तर बढ़ाएंगे। अरविना ने बड़बड़ाया। हाँ गुरु माँ। निखिल के चेहरे पर एक गंभीर नज़र आई जब उसने सिर हिलाया। अरविना को वह नज़र पसंद आई। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई जब उसने जारी रखा। ठीक है, चलो पहले तुम्हारी मुद्रा से शुरू करते हैं। मैं ज़्यादा बदलाव नहीं करूंगी, हालांकि चलो इसमें कमियों को कम करने की कोशिश करते हैं। हाँ गुरु माँ। निखिल ने अपने चेहरे पर एक दृढ़ नज़र के साथ सिर हिलाया। वह इसका काफ़ी इंतज़ार कर रहा था। उसे आखिरकार अरविना को प्रभावित करना था। और बस यूं भी निखिल का प्रशिक्षण शुरू हो गया। ठक ठक ठक, अंदर आओ। इवाने आकाशपतन के कार्यालय के दरवाजे खोले गए और एक खूबसूरत लाल भूरी आंखों वाली, हल्के सुनहरे बालों वाली महिला अंदर चली गई। गुरु माँ अरविना, मैंने सुना कि आप मुझसे बात करना चाहती थीं, लेकिन आप खुद क्यों आईं? आप मुझे अपने कार्यालय में बुला सकती थीं। इवाने खड़ी हुई जब उसने अपनी सीट से उठकर बड़बड़ाया।
राजकुमारी इवाने, तुम्हें इस तरह खुद को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, तुम्हें अपनी स्थिति का ध्यान रखना होगा। अरविना ने अपनी आंखें संकीर्ण की और सुझाव दिया, मैं इस अकादमी में बस एक सामान्य शिक्षक हूँ, आप दूसरी ओर उप प्रधानाचार्य हैं, मेरे लिए इस तरह व्यवहार करना पूरी तरह से सामान्य है। इवाने ने अपने चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान के साथ जवाब दिया। अरविना ने सिर हिलाया, वह जानती थी कि उसके शब्दों का कोई असर नहीं होगा, हालांकि वह फिर भी कोशिश करना चाहती थी। इवाने ने पहले ही राजकुमारी के रूप में अपना शीर्षक छोड़ दिया था और शांति से रहना चाहती थी, हालांकि अरविना जानती थी कि ऐसा कुछ संभव नहीं है। जल्द या बाद में उसे राजनीति में खींचा जाएगा, चाहे वह चाहे या न चाहे। तो आप किस बारे में बात करना चाहती थी, गुरु माँ अरविना? इवाने ने सवाल किया। अरविना अपने विचारों से बाहर निकली और जवाब दिया, मैं निखिल के बारे में बात करना चाहती हूँ। निखिल? उसके बारे में क्या? मैंने सुना कि आपने उसे शिक्षक निवास में रहने की अनुमति दी है। इस वजह से अजीब अफवाहें शुरू हो गई हैं। अरविना ने और कुछ नहीं कहा। इवाने जानती थी कि दुनिया कैसे काम करती है और गपशप अधिकांश लोगों के लिए मनोरंजन का सबसे अच्छा स्रोत थी। वह जानती थी कि अरविना क्या कहना चाह रही थी और वह ये भी जानती थी कि अरविना उसे क्या करने के लिए कह रही थी। हालांकि इवाने ने सिर हिलाया, मुझे परवाह नहीं है कि वे लोग क्या कहते हैं, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं निखिल की रक्षा करना चाहती हूँ। लोग जो चाहें सोच सकते हैं। इवाने को परवाह नहीं थी, वह वही करेगी जो वह करना चाहती थी। अब जब उसने वादा किया है कि वह निखिल की रक्षा करेगी, तो वह उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगी। तुम निखिल की रक्षा करने की कोशिश कर रही हो? अरविना ने माथे पर बल डाला। हाँ, उस लड़के ने एक अर्ल के बेटे के सामने खुद का बचाव किया, इस प्रक्रिया में उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को थोड़ा घायल कर दिया। मुझे चिंता है कि अर्ल उसे निशाना बनाएगा। वह कम से कम पृष्ठभूमि वाला एक आम आदमी है, हालांकि एक नवाब उसका समर्थन कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि अगर वह मर जाता है तो वह नवाब कुछ करेगा। इसलिए मेरा मानना है कि उसकी शिक्षक के रूप में उस बच्चे की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इवाने ने अपने चेहरे पर एक दृढ़ नज़र के साथ जवाब दिया। हालांकि अरविना की अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली, बल्कि उसके माथे पर बल और गहरा हो गया। तुम निखिल की रक्षा करने की कोशिश कर रही हो? उसने फिर से सवाल किया। उसका दिमाग इस स्थिति की असंगति पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। जिस लड़के की इवाने रक्षा करने की कोशिश कर रही थी, वह शायद उससे ज्यादा ताकतवर था। अर्ल जैसा कोई भी उस लड़के की नज़रों में कुछ नहीं है। अगर वह अपना असली संवर्धन प्रकट करता है तो वह अर्ल आकर दया की भीख मांगेगा। अरविना को आखिरकार समस्या याद आ गई। ये छिपा हुआ था। वह जानती थी कि निखिल एक ग्रैंड मास्टर स्टेज संवर्धक था, हालांकि इवाने और अन्य नहीं जानते थे। इवाने बस एक एडवांस स्टेज संवर्धक की रक्षा करने की कोशिश कर रही थी। अरविना को इस समस्या को हल करने का एक और तरीका सोचने की ज़रूरत थी। क्या तुम्हें अकादमी की सुरक्षा प्रणाली पर विश्वास नहीं है? अरविना ने सवाल किया। मुझे नहीं है, इवाने ने बिना किसी फिल्टर के जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अरविना भी जवाब देने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाए। एक अर्ल के लिए अकादमी के अंदर एक छात्र को मरवाना काफ़ी आसान था। इसका एकमात्र कारण कि कोई ऐसा नहीं करता है, वह यह है कि एक बार इसका पता चलने पर परिणाम विनाशकारी होंगे। अकादमी का नेता एक किंग स्टेज संवर्धक था, उसके बुरे पक्ष में जाना किसी भी कुलीन घर के लिए एक बुरा विचार था। हालांकि चूंकि निखिल एक आम आदमी था, कोई भी इस मामले की खोज नहीं करेगा और इसे दबा दिया जाएगा। इसलिए एक अर्ल अकादमी के अंदर निखिल की हत्या करने की कोशिश कर सकता है। मेरे बारे में क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? अरविना ने सवाल किया। इवाने ने माथे पर बल डाला। गुरु माँ अरविना, आप किस बारे में बात कर रही हैं? उसने वापस सवाल किया। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं निखिल की रक्षा करूंगी, तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी? अरविना ने सवाल किया। मुझे ये जानना होगा कि आप इसे कैसे करने की योजना बना रही हैं। मैं उसे अपने हवेली में रहने की अनुमति दूंगी। मुझे यकीन है कि अगर कोई उस पर हमला करने की हिम्मत करता है तो मैं उसकी रक्षा करने में सक्षम हो जाऊंगी, अरविना ने जवाब दिया और इवाने कुछ बार पलकें झपकाए बिना नहीं रह सकी। गुरु माँ अरविना किस बारे में बात कर रही थीं? क्या इससे भी अजीब अफवाहें नहीं फैलेंगी? इवाने ने सवाल किया। बिल्कुल नहीं, वह मेरा व्यक्तिगत छात्र है, ऐसी अफवाहें क्यों होंगी? कैंडिस का भी मेरी हवेली में एक कमरा था, अरविना ने जवाब दिया और इवाने की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह आपका छात्र है? हाँ, मैंने उसकी प्रतिभा देखने के बाद उसे अपना छात्र बना लिया, अरविना ने जवाब दिया और इवाने अपनी पलकें नहीं झपका पाए। अरविना आकाशपतन, एक पुरुष द्वेषी, ने अपनी मर्जी से एक पुरुष छात्र को अपना छात्र बना लिया। क्या यह क्या हो रहा था? तो उसका मेरी हवेली में रहना ठीक होना चाहिए, है ना? अरविना ने फिर से सवाल किया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस बार इवाने के पास कोई जवाब नहीं था। उसके पास उसे यहाँ रखने का और कोई कारण नहीं था, लेकिन किसी कारण से वह निखिल को अरविना की हवेली में नहीं रहने देना चाहती थी। या बल्कि
वह नहीं चाहती थी कि वह इस जगह को छोड़े। गुरु माँ इवाने, ये ठीक होना चाहिए, सही? अरविना ने फिर से सवाल किया। अचानक इवाने के चेहरे पर एक दृढ़ नजर आई जब उसने सिर हिलाया। क्या आपने निखिल से पूछा है? वह क्या कहता है मेरा छात्र होने के बारे में? बेशक, वह सहमत हो गया। नहीं, मैं उसका कमरा बदलने के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने उससे नहीं पूछा है, अरविना ने जवाब दिया। तो बस यही है, पहले उससे पूछो, अगर वह सहमत होता है तो मैं भी सहमत हो जाऊंगी। अरविना के माथे पर बल गहरा हो गया। एक सरल प्रक्रिया को इतना जटिल क्यों बनाया जाए, वह समझ नहीं पाए। हालांकि अंत में वह इवाने को मजबूर नहीं कर सकी, इसलिए उसने सिर हिलाया। ठीक है, जैसा तुम कहती हो, मैं पहले उससे पूछूंगी। ये कहते हुए वह मुनी और इवाने के कार्यालय से चली गई। उसके जाने के बाद इवाने अपनी सीट पर बैठ गई और फिर अपना हाथ अपने धड़कते दिल पर रखा। मुझे क्या हो रहा है? इवाने से बात करने के बाद अरविना अपनी हवेली लौट आए। वह तब निखिल को देखने के लिए अपने बगीचे की ओर चली और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई, क्योंकि उसने निखिल को अपने चेहरे पर एक दृढ़ नज़र के साथ अपनी तलवार घुमाते हुए देखा। जिस तरह से उसका चेहरा और कपड़े पसीने से भीगे हुए थे, अरविना जानती थी कि लड़का नकली होने की कोशिश नहीं कर रहा था और मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसके जैसा एक अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली लड़का भी मेहनती है। अरविना जानती थी कि उसका भविष्य असीमित था। फिर अरविना के दिमाग में एक विचार आया। वह एक झाड़ी के पीछे छिप गई और निखिल को देखना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे ही वह झाड़ी के पीछे छिपी, निखिल रुक गया। फिर उसने उसकी दिशा में नजर डाली और मुस्कुराया। वापस स्वागत है, गुरु माँ। अरविना ने आश्चर्य से अपनी भौं उठाए। वह तब बाहर निकली और टिप्पणी की, तुम तेज हो, धन्यवाद। निखिल की मुस्कान चौड़ी हो गई। उस दिन तुमने कैंडिस को ढूंढ लिया था जो एक झाड़ी के पीछे छिपी हुई थी। मैं भी ऐसा नहीं कर पाई थी, तुमने ये कैसे किया? अरविना ने सवाल किया। एक योद्धा के रूप में वह अपने आसपास के बारे में काफ़ी बोधगम्य थी। हालांकि वह देख सकती थी कि जब उस बात की बात आती है तो निखिल ने उसे आसानी से हरा दिया। निखिल हालांकि उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और मुस्कुराया। मैं बस इतना अच्छा हूँ। तस्क तस्क, अपनी चालों पर ध्यान दो, घमंडी मूर्ख, तुम्हारा रूप अभी भी सही नहीं है। हम बस मुझे कुछ और घंटे दो गुरु माँ, मैं इस रूप में माहिर हो जाऊंगा। जल्दी मत करो, अरविना ने चेतावनी दी। वह नहीं चाहती थी कि निखिल वही गलती करे जो कैंडिस ने की थी। चिंता मत करो, मैं अगली चालों पर तब तक नहीं बढ़ूंगा जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाती। हे, मुझे संतुष्ट करना मुश्किल है, लड़के। अरविना मुस्कुराए। हम उस बारे में देखेंगे। मैं तुम्हें निश्चित रूप से संतुष्ट करूंगा। निखिल ने अपने चेहरे पर एक चंचल मुस्कान के साथ बड़बड़ाया। उस मुस्कान को देखकर अरविना ने माथे पर बल डाला। किसी कारण से उसे लगा कि निखिल के शब्दों का कुछ और ही अर्थ है। हालांकि वह इसके बारे में निश्चित नहीं थी। हो सकता है कि वह ज़रूरत से ज़्यादा बोधगम्य और सावधान हो रही थी। उसे बेकार की चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, अरविना ने अपने दिमाग में नोट किया। फिर उसे अचानक याद आया कि वह किस बारे में बात करना चाहती थी और उसने पुकारा, निखिल। हाँ, तुम गुरु माँ इवाने के बगल वाले कमरे में रहते हो, सही? हाँ, मैं रहता हूँ। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि इसे कमरा कहा जा सकता है, ये बहुत बड़ा है, निखिल ने जवाब दिया। तुम वहाँ रहना क्यों नहीं छोड़ देते और यहाँ शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? अरविना ने सवाल किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। निखिल ने माथे पर बल डाला और जवाब नहीं दिया। ये देखकर अरविना ने भी माथे पर बल डाला। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सही? गुरु माँ, क्या शिफ्ट न होना संभव है? निखिल ने अपने चेहरे पर एक अजीब नज़र के साथ सवाल किया। क्यों, क्या तुम यहाँ ज़्यादा आरामदायक नहीं रहोगे? मैं तुम्हारा रहस्य जानती हूँ, इसलिए तुम आराम भी कर सकते हो और समय समय पर खुद को रोकना बंद कर सकते हो। क्या ये बेहतर नहीं है? अरविना निखिल के विचारों को समझ नहीं पाए। ये सच है, हालांकि मैं वहीं रहना पसंद करूंगा। क्यों? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। निखिल ने अरविना की ओर देखा। उसका दिमाग अलग अलग बहानों के बारे में सोचने लगा, हालांकि वह कुछ भी सोच नहीं पाया। जल्द ही, हालांकि उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई जब उसने जवाब दिया, क्योंकि गुरु माँ इवाने वहाँ हैं। अरविना ने माथे पर बल डाला। जल्द ही उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं जब उसने सवाल किया, क्या वे अफवाहें सच हैं? क्या अफवाहें? तुम्हारे और इवाने के युगल होने की अफवाहें? बिल्कुल नहीं, मैं उतना भाग्यशाली नहीं हूँ। निखिल ने जल्दी से इनकार कर दिया। अरविना ने राहत की सांस ली। हालांकि तब उसने अपनी आंखें संकीर्ण की और सवाल किया, तुम्हारा मतलब है कि तुम उतना भाग्यशाली नहीं हो? क्या इसका मतलब है कि तुम गुरु माँ इवाने को पसंद करते हो? निखिल ने तब अपनी नज़रें फेर लीं। गुरु माँ, मेरे पास अभी बात करने का समय नहीं है, मुझे अपनी मुद्रा का अभ्यास करने दें। मुझे लगता है कि मैं अभी भी सुधार कर सकता हूँ। ये कहते हुए निखिल ने अपनी तलवार घुमाना शुरू कर दिया।
अरविना ने अपनी आंखें संकीर्ण की, हालांकि निखिल ने जवाब नहीं दिया, उसके कार्यों ने उसके जवाबों को स्पष्ट कर दिया। ये लड़का अपनी शिक्षक को पसंद करता था। अरविना ने इसके बारे में सोचा और विश्वास नहीं कर पाई कि यह कितना गलत था। वह इसके बारे में और बात करना चाहती थी, हालांकि अंत में उसने सिर हिलाया और मुड़ गई। उसे दूर जाते देख निखिल हंसा। फिर उसने फिर से अपनी तलवार घुमाना शुरू कर दिया। अल्पविराम। गुरु माँ, मैं अब जा रहा हूँ। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद निखिल ने अपना सिर झुका लिया और बड़बड़ाया, तुम वाकई वहां जा रहे हो? हूँ। अरविना ने बड़बड़ाया। निखिल बस मुस्कुराया और फिर वह मुड़ गया और चला गया। अरविना ने एक भावहीन चेहरे के साथ उसकी पीठ को देखा। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी। अल्पविराम। दूसरी ओर निखिल अपने कमरे में गया और फिर उसने पेंटिंग करना शुरू कर दिया। नहीं, वह इवाने को प्रभावित करने के लिए यह नहीं कर रहा था। वह उतना अच्छा नहीं था और न ही उसने सोचा कि वह हाल के भविष्य में उतना अच्छा बन सकता है। उसे बस एक ऐसा विषय चाहिए था जिसके बारे में वे दोनों बात कर सकें। ठक ठक ठक। जैसे जैसे समय बीता निखिल ने पेंटिंग करना जारी रखा। जल्द ही निखिल ने एक खटखटाहट सुनी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। उसने तब दरवाजे खोले और अभिवादन किया। गुरु माँ इवाने, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक हैं। इवाने मुस्कुराए और फिर निखिल के कमरे में चली गई। क्या आपने मुझे याद किया गुरु माँ? ईमानदारी से, मैंने आपको बहुत याद किया। निखिल मुस्कुराया। गुरु माँ, अरविना ने मुझे बताया कि तुम उनकी छात्र बन गए हो, इवाने ने बड़बड़ाया। हे, क्या मैंने आपको पहले नहीं बताया था? याद है मैंने क्या कहा था? गुरु माँ, अरविना मुझे इतना पसंद करेगी कि वह मेरी कई बार तारीफ करेगी। हालांकि ऐसा लगा कि मैंने अपने आकर्षण को कम आंका। गुरु माँ, अरविना ने सीधे मुझे अपना छात्र बना लिया। निखिल ने अपने चेहरे पर एक गर्वित मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसे ऐसा व्यवहार करते देख इवाने हंसे बिना नहीं रह सकी। वह बिल्कुल नहीं बदला है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम गुरु माँ अरविना को प्रभावित करने में कामयाब रहे। उसने बड़बड़ाया। हे, क्या यह अपेक्षित नहीं था? क्या मैं गुरु माँ इवाने को भी प्रभावित करने में कामयाब नहीं रहा? क्या मैं आपका पसंदीदा छात्र नहीं बन गया? निखिल अपना चेहरा इवाने के करीब लाया और बड़बड़ाया। हाँ हूँ, तुम मेरे पसंदीदा छात्र कब बन गए? इवाने हकला गई और किसी कारण से उसका चेहरा लाल हो गया। क्या आर्ट, मैं अभी भी आपका पसंदीदा छात्र नहीं हूँ? निखिल ने अपने चेहरे पर एक हैरान नज़र के साथ सवाल किया। नहीं, तुम नहीं हो। तुम्हें उसके लिए और कड़ी मेहनत करनी होगी। इवाने हंसी। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वह पेंटिंग दिखाता हूँ जो मैंने अभी अभी बनाई है। ये निश्चित रूप से तुम्हें प्रभावित करेगी और मैं तब तुम्हारा पसंदीदा छात्र बन जाऊंगा। मुझे यकीन है। ये कैसा है? मुझे इस पर काफ़ी भरोसा है। निखिल ने सवाल किया जब उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ इवाने को एक और पेंटिंग दिखाई। तुम देखो, यहाँ शूरवीर है, वह एक युद्ध लड़कर आया है और अब राजकुमारी के सामने है। निखिल ने तब समझाना शुरू कर दिया कि उसने क्या बनाया था और उसे देखकर इवाने मुस्कुराए। क्या तुम अब से गुरु माँ अरविना के साथ रहने वाले हो? अचानक इवाने ने सवाल किया। शूरवीर ने वादा किया था उसका सवाल सुनकर निखिल रुक गया। फिर उसके चेहरे पर एक माथे पर बल आया और उसने जवाब दिया। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा? गुरु माँ अरविना मेरे पास आई, उन्होंने बात की कि अगर तुम उनके साथ रहते हो तो तुम ज़्यादा सुरक्षित रहोगे, इवाने ने बड़बड़ाया। सुरक्षित? गुरु माँ इवाने, क्या आपने शायद खबरें नहीं सुनी हैं? निखिल ने सवाल किया। खबरें? क्या खबरें? इवाने ने माथे पर बल डाला। बुर्की सदन अब नष्ट हो गया है, निखिल ने अनायास ही सूचित किया। वह कैसे हुआ? इवाने ने हैरानी में सवाल किया। हालांकि निखिल ने सिर हिलाया। मुझे विवरण नहीं पता, हालांकि ऐसा लगता है कि अर्ल के अधीनस्थ सभी संवर्धक मारे गए और यहाँ तक कि अर्ल के भी दोनों हाथ काट दिए गए। संयोग से ये खुलासा हुआ कि अर्ल बुर्की ने अतीत में बैरोन कुनाल की बेटी के साथ बलात्कार किया था। इसके साथ ही कई अन्य अपराधों का भी खुलासा हुआ। अर्ल को न्याय अदालत में मामले से बचने के लिए केवल पीड़ितों को मुआवजा देना पड़ा। हालांकि उसने जो अपराध किए थे उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि उसका पैसा खर्च हो गया और उसके बाद भी किसी ने उसके खिलाफ एक और अपराध के लिए मामला दर्ज कर दिया। चूंकि अर्ल ने अपनी अधिकांश शक्ति खो दी, उसके सहयोगियों ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। उसकी हालत अब काफ़ी दयनीय है। असल में मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि वह कौन था जिसने उसके साथ इतना क्रूर काम किया। वह एक ठंडे दिल का व्यक्ति होगा। निखिल ने अपने चेहरे पर एक मासूम नज़र के साथ सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह ... क्या आप वास्तव में ऐसा महसूस करते हैं? इवाने ने सवाल किया। निखिल ने तब उसकी आंखों में देखा और फिर उसने आह भरी। नहीं, मुझे असल में लगता है तारांकन की जिसने तारांकन ये किया उसे देवताओं द्वारा आशीर्वाद दिया जाना चाहिए और उसे अपने जीवन के सभी लक्ष्यों को हासिल करना चाहिए। मुझे वास्तव में विश्वास है कि वह एक दयालु, कोमल और सुंदर व्यक्ति है। निखिल ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। वह जो आपने कहा उसके बिल्कुल विपरीत है।
इवाने ने बड़बड़ाया। खैर चलो इस बारे में और बात नहीं करते। निष्कर्ष में अब कोई मुझ पर हमला नहीं करेगा, इसलिए मैं सुरक्षित हूँ। नवाब वॉट्स के बारे में क्या? आपने अकादमी के आधे हिस्से के सामने उसकी बेटी को अपमानित किया है, क्या आप जानते हैं? निखिल मुस्कुराया। वह कुछ नहीं करेगा। क्यों? कैंडिस ही होगी जो मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करेगी। हाँ, मैंने कैंडिस को केवल इसलिए जीता क्योंकि उसने अपना मानक इस्तेमाल नहीं किया। अगर उसने अपना मानक इस्तेमाल किया होता तो वह मुझे आसानी से हरा देती। इसलिए कैंडिस ही होगी जो मुझसे मुकाबला करेगी। उसका गर्व उसके पिता को बीच में नहीं आने देगा। निखिल ने जवाब दिया और इवाने ने सहमति में सिर हिलाया। ये तार्किक लग रहा था। साथ ही कौन जानता है, अगर नवाब वॉट्स मुझ पर हमला करता है तो वह दयालु, कोमल और सुंदर व्यक्ति इस बार उसके खिलाफ जा सकता है। निखिल ने बड़बड़ाया और फिर से इवाने को लगा कि उसके शब्दों के पीछे एक छिपा हुआ अर्थ है। हालांकि उसने इसे नज़रअंदाज करने का फैसला किया क्योंकि वह निश्चित नहीं थी। कुल मिलाकर मैं सुरक्षित हूँ जब तक मैं अकादमी के अंदर हूँ। निखिल ने बड़बड़ाया। तो तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है? इवाने ने सवाल किया। नहीं, मुझे यहाँ रहना होगा। मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक गुरुमा इवाने मुझे बाहर नहीं फेंक देती। फिर निखिल ने इवाने की ओर देखा क्योंकि उसकी सुनहरी आंखें मासूमियत से चमक उठीं। आप मुझे बाहर नहीं फेंकेंगी, सही गुरुमा इवाने? लेकिन क्या तुम गुरुमा अरविना के साथ रहकर ज़्यादा सुरक्षित नहीं रहोगे? वहाँ का कमरा इस कमरे से कहीं बेहतर होगा। लेकिन गुरुमा इवाने वहाँ नहीं होंगी। निखिल ने मुंह फुलाया, फिर उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। मुझे गुरुमा इवाने को पूरा का पूरा अपने लिए चाहिए, उसने घोषणा की। हाँ हूँ। इवाने ने कुछ बार पलकें झपकाईं और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने तब देखा कि निखिल का चेहरा उसके चेहरे के असामान्य रूप से करीब था। उसके दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई और वह जल्दी से पीछे हट गई। तुम क्या कह रहे हो? वह हकला गई। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे गुरुमा इवाने के साथ रहना होगा। मैं और किस तरह से आपका पसंदीदा छात्र बन सकता हूँ? इवाने ने भ्रम में माथे पर बल डाला और उसका दिमाग कुछ सेकंड के लिए काम करना बंद कर दिया। फिर उसका दिमाग निखिल ने जो कहा उसे संसाधित करना शुरू कर दिया और उसे एहसास हुआ कि उसने जो बात कर रहा था उसे गलत समझ लिया था। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैं क्या सोच रही हूँ? वह सीधे से सोच नहीं पा रही थी। आप मुझे बाहर नहीं फेंकेंगी, सही गुरुमा इवाने? वह क्या सोच रही थी उससे अनजान, निखिल ने अपने चेहरे पर एक मासूम नज़र के साथ सवाल किया। मैं नहीं फेंकूंगी, चिंता मत करो, इवाने ने जवाब दिया। फिर वह खड़ी हुई और चली गई। अब देर हो गई है, मैं जा रही हूँ। आपकी रात शुभ हो गुरुमा इवाने। हाँ, तुम्हारी रात भी शुभ हो मम, मैं एक आनंदमय रात बिताने की योजना बना रहा हूँ, निखिल ने जवाब दिया। इवाने ने उसके शब्दों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। नहीं, असल में उसने उसके शब्द सुने भी नहीं। वह बस अब उसके कमरे से बाहर निकलना चाहती थी। वह बहुत शर्मिंदा थी। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसने अपने छात्र को गलत समझ लिया। उसे ध्यान करना और अपने मन को शांत करना होगा। ये सोचकर इवाने अपने कमरे में लौट आए और अपने बिस्तर पर कूद गई। दूसरी ओर इवाने के जाने के बाद निखिल के चेहरे पर एक चंचल मुस्कान आई। उसने तब समय को देखा। रात के 11 बज रहे थे और दिन खत्म होने में अभी भी 1 घंटा बाकी था। निखिल ने अपनी दैनिक मुफ्त टेलीपोर्टेशन का उपयोग करने का फैसला किया। वह गायब हो गया और फिर आलिया के कमरे के अंदर फिर से प्रकट हुआ। वहाँ उसने आलिया को बिस्तर पर बैठे हुए देखा, एक पतली पारदर्शी बैंगनी गाउन पहने हुए। उसकी सम्मोहक नीली आंखें चमक उठी क्योंकि उसके चेहरे पर एक लुभावनी मुस्कान आई। मैं इंतजार कर रही थी, उसने फुसफुसाया। मुझे उम्मीद है कि तुमने ज्यादा इंतजार नहीं किया, निखिल मुस्कुराया और फिर उसने उसे अपने गले लगा लिया। एक लंबी रात गुजरी। अल्पविराम। अगले दिन निखिल अकादमी लौट आया। फिर उसने इवाने की कक्षा में भाग लिया, महिला छात्रों के साथ इश्कबाजी की, लड़कों को नज़रअंदाज किया और डरपोक मायरील को परेशान किया। फिर कक्षा समाप्त हुई। गुरुमा इवाने चली गईं और निखिल भी कक्षा से चला गया। हालांकि जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, उसके सामने एक नीले बालों वाली लड़की अपने चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ प्रकट हुई। जैसे ही निखिल अपनी कक्षा से बाहर निकला, उसके सामने एक जानी पहचानी नीले बालों वाली लड़की प्रकट हुई। निखिल रुका। कैंडिस के चेहरे पर एक मुस्कान आई। हे, तुम काफ़ी जल्दी भाग गए हूँ, कैंडिस ने टिप्पणी की। क्या तुम इतने उत्साहित थे कि तुमने मुझे हरा दिया कि तुमने जीत को पचाने के लिए बस 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली? उसे उकसाने की पूरी कोशिश करने के बावजूद कैंडिस अपने लक्ष्य को हासिल करने में विफल रही। इसके बजाय निखिल के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई जब उसने उसे अभिवादन किया। अगर यह अकादमी की पूर्व रानी नहीं है, आप कैसी हैं? कैंडिस का चेहरा चिढ़ में फड़क उठा। तुमने क्या कहा? उसने सवाल किया। ध्यान रहे, इन पिछले कुछ दिनों में कैंडिस ने अपनी प्रतिष्ठा का काफ़ी हिस्सा वापस पा लिया था। वह अकादमी के प्रधानाचार्य की व्यक्तिगत छात्र बन गई थी। बेशक निखिल को ऐसी किसी बात की परवाह नहीं थी।
क्या मैंने तुम्हें थोड़ा ज्यादा जोर से मारा? क्या तुम्हारे कान क्षतिग्रस्त हो गए? निखिल ने चिंता में सवाल किया। क्या तुमने कोई चिकित्सा औषधि ली है? चिकित्सकों ने क्या कहा? जितना ज्यादा उसने सवाल किया, कैंडिस का शरीर उतनी ही निराशा में कांप उठा। तुम बदमाश, याद रखना, तुमने केवल इसलिए जीता क्योंकि मैंने मानक इस्तेमाल नहीं किया। अगर हम निष्पक्ष रूप से लड़े होते तो तुम एक सेकंड के लिए भी नहीं टिकते। निखिल मुस्कुराया। तुम कुतिया, याद रखना, तुम ये केवल इसलिए कह सकती हो क्योंकि तुम एक मास्टर स्टेज संवर्धक हो। अगर तुम केवल एक एडवांस स्टेज संवर्धक होती तो तुम एक सेकंड के लिए भी नहीं टिकती। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कैंडिस शांत हो गई और अपने चेहरे पर एक कोरी नज़र के साथ निखिल को देखा। क्या तुम्हारे शब्दों का कोई मतलब भी है? जब मैं पहले से ही मास्टर स्टेज संवर्धक हूं तो इसके बारे में बात करने का क्या फ़ायदा है? बिल्कुल, निखिल ने सिर हिलाया। कैंडिस ने भ्रम में माथे पर बल डाला। हालांकि जल्द ही उसने महसूस किया कि निखिल क्या कहने की कोशिश कर रहा था। उसके माथे पर एक नस फूट गई जब उसने निराशा में चिल्लाया, तुम बदमाश। दोनों स्थितियां अलग हैं। हमारी लड़ाई में मैं थी जिसने खुद को रोका। जहां तक संवर्धन की बात है, तुम्हें खुद को रोकने के लिए मजबूर नहीं किया गया था, तुम बस पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं हो। हम अलग हैं, हम वाकई अलग हैं, निखिल ने स्वीकार किया। कैंडिस तब मुस्कुराई। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी जीत का जश्न मना पाती, निखिल ने जारी रखा, मैं नहीं था जिसने पूरी अकादमी के सामने माथा टेका और अपनी नाक जमीन पर रगड़ी। तुम बदमाश। कैंडिस क्रोध में दहाड़ उठी और अचानक हा, एक जोरदार हंसी सुनाई दी। निखिल ने माथे पर बल डाला और फिर उसकी नज़रें गंजे आदमी पर पड़ी जो कैंडिस के पीछे खड़ा था और लगातार हंस रहा था। गुरु माँ, हंसना बंद करो, कैंडिस ने शर्मिंदगी में चीखा। हा, वह आदमी जिसे उसने गुरु कहा, हालांकि हंसता रहा और ठीक 1 मिनट तक हंसने के बाद ही वह आखिरकार शांत हुआ। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि कोई ऐसा है जो मेरी छात्र को इतनी आसानी से संभाल सकता है, भले ही वह उससे कमज़ोर हो। उसकी प्रतिक्रियाओं को देखना काफ़ी मनोरंजक है। हा, निखिल ने आदमी पर नज़र डाली और फिर उसकी सुनहरी आंखें तेज चमक उठीं। नाम इलियड किंगसन। आयु 173। मानक संवर्धन किंग। शारीरिक संवर्धन नश्वर। जाति मानव। व्यवसाय शाही अकादमी के प्रधानाचार्य। प्रतिभा उच्च स्तर 62। स्वास्थ्य 720/720। मानक 1420/1420। ताक 70। चपलता 78। जीवन शक्ति 72। सहन शक्ति 72। बुद्धि 142। रक्षा 64। अल्पविराम तो वह उसकी नई गुरु है। निखिल ने महसूस किया, यह आदमी शाही अकादमी का प्रधानाचार्य था, एक आदमी जो राजा जितना ताकतवर था और इस अकादमी में सबसे ताकतवर अस्तित्व था। हालांकि मैं कैसे कहूँ, थोड़ा निराशाजनक, निखिल ने मन ही मन सोचा। उसने सोचा था कि एक किंग स्टेज संवर्धक इस आदमी से थोड़ा ज्यादा ताकतवर होगा, हालांकि वह गलत था। क्या सम्राट स्टेज भी वैसा ही है? निखिल ने मन ही मन सोचा। हालांकि जल्द ही अमायरा की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज उठी। सम्राट अलग होते हैं। निखिल की नज़र गंभीर हो गई। उसे बहुत लापरवाह नहीं होना चाहिए और अपनी योजनाओं पर अड़े रहना चाहिए। चीज़ों को जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपना परिचय देने दें, मैं इलियड किंगसन अकादमी का प्रधानाचार्य हूँ। इलियड ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ परिचय दिया। वह एक 1.8 मीटर लंबा आदमी था जिसका बड़ा गठन था, उसकी भूरी आंखें, एक सीधी नाक, पतली भौहें और उसके सिर पर कोई बाल नहीं थे। उसने एक शानदार बैंगनी रंग का कोट पहना हुआ था और अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ निखिल को देख रहा था। अभिवादन प्रधानाचार्य। निखिल ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया और अभिवादन किया। और मैं इस लड़की का नया गुरु भी हूँ। इलियड ने कैंडिस की ओर इशारा किया और सूचित किया, मेरी संवेदनाएं। निखिल ने अपना सिर नीचा कर लिया जैसे कि वह वास्तव में उसके लिए दुखी था। कैंडिस का मुंह फिर से फड़क उठा। हालांकि इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, इलियड जोर से हंस पड़ा। हा, नहीं, ये दुखी होने की कोई बात नहीं है, बल्कि वह एक दुर्लभ रत्न है जो एक स्पंज की तरह सब कुछ सीखती है। वह भविष्य में एक महान संवर्धक बनेगी, मुझे उसका गुरु होने पर गर्व है। कैंडिस के चेहरे पर एक मुस्कान आई। मुझे यकीन है कि ऐसा ही होगा। निखिल ने सिर हिलाया। हालांकि जिस तरह से उसकी हरकतें उदासीन और अस्वाभाविक लग रही थीं, एक बच्चा भी बता सकता था कि वह झूठ बोल रहा था। गुरु माँ अरविना ने बस मुझे ठीक से नहीं सिखाया, नहीं तो मैं तुमसे नहीं हारी होती। कैंडिस ने उपहास किया। मेरी संवेदनाएं। निखिल इलियड की ओर मुड़ा और फिर से अपना सिर नीचा कर लिया। क्यों? इलियड ने माथे पर बल डाला। वह जैसी है, मुझे यकीन है कि यह लड़की मुझे फिर से चुनौती देगी, फिर जब वह हार जाएगी तो वह फिर से वही बात कहेगी। गुरु इलियड ने बस मुझे ठीक से नहीं सिखाया, नहीं तो मैं तुमसे नहीं हारी होती। मुझे बस उम्मीद है कि प्रधानाचार्य का दिल ज्यादा नहीं टूटेगा।
निखिल ने बड़बड़ाया और कैंडिस का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये बदमाश वास्तव में उसके नसों पर हावी होने में अच्छा था। तुम बदमाश, यह कोई बहाना नहीं है। गुरु माँ अरविना ने मुझे केवल एक चाल सिखाई और फिर मुझे उसे बार बार दोहराने के लिए कहा। किस तरह का पागल व्यक्ति उसे अभ्यास करता रहता है जो वह पहले से ही जानता है। कोई इस तरह कैसे प्रगति करेगा। निखिल, हालांकि, बस सिर हिलाया। न, तुम बस पर्याप्त अच्छी नहीं थी। कैंडिस ने माथे पर बल डाला। मैंने कल गुरु माँ के साथ प्रशिक्षण शुरू किया और उन्होंने मुझे पहले ही 3 चालें सिखा दी हैं। हाँ। कैंडिस की आंखें हैरानी में चौड़ी हो गईं। ठीक है, हम यहाँ दोनों गुरुओं की तुलना करने के लिए नहीं हैं, प्रधानाचार्य ने बीच में टोक दिया। फिर वह निखिल की ओर मुड़ा और सवाल किया। निखिल, मैं तुमसे पूछने के लिए यहाँ हूँ। तुम मेरे व्यक्तिगत छात्र भी क्यों नहीं बन जाते? तुम मेरे व्यक्तिगत छात्र भी क्यों नहीं बन जाते? इलियड ने अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ सवाल किया। कैंडिस की आंखें हैरानी में चौड़ी हो गईं जब उसने अपने गुरु को सुना। वह नहीं जानती थी कि जब इलियड ने उसे निखिल के पास ले जाने के लिए कहा तो वह क्या योजना बना रहा था। अगर उसे पता होता तो उसने विषय को किसी और चीज में बदलने की कोशिश की होती या कोई दूसरा बहाना बनाया होता। कोई तरीका नहीं था कि वह निखिल को इलियड का छात्र भी बनने देती। अगर वह उसका चेहरा दिन में 2 बार से ज्यादा देखती तो उसका जीवन एक जीवित नरक बन जाता। न केवल कैंडिस बल्कि छात्र भी जो उनके पीछे से उनकी बातचीत सुन रहे थे हैरान थे। वह प्रधानाचार्य था। वह तो हम देखेंगे, मैं तुम्हें जरूर संतुष्ट करूंगा, निखिल ने चंचल मुस्कान के साथ कहा। मुस्कान देखकर अरविना आकाशपतन ने माथे पर बल डाला। उसे लगा कि निखिल के शब्दों का कोई और अर्थ है। निखिल, उसने पुकारा। हाँ, तुम गुरु माँ इवाने आकाशपतन के बगल वाले कमरे में रहते हो, सही? हाँ, रहता हूँ, हालांकि उसे कमरा कहना मुश्किल है, वह बहुत बड़ा है, निखिल ने जवाब दिया। तुम वहाँ रहना क्यों नहीं छोड़ देते और यहाँ आ जाते हो? अरविना ने पूछा। निखिल ने भौहें चढ़ाईं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सही? अरविना ने कहा। गुरु माँ, क्या शिफ्ट न होना संभव है? निखिल ने असहजता से पूछा। क्यों, क्या तुम यहाँ ज्यादा सहज नहीं रहोगे? मैं तुम्हारा रहस्य जानती हूँ, तुम आराम कर सकते हो। क्या ये बेहतर नहीं है? अरविना समझ नहीं पाए। ये सच है, पर मैं वहीं रहना पसंद करूंगा। क्यों? निखिल ने कुछ बहाने सोचने की कोशिश की फिर मुस्कुराया। क्योंकि गुरु माँ इवाने वहीं हैं। अरविना ने माथे पर बल डाला। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। क्या वो अफवाहें सच हैं? क्या अफवाहें? तुम्हारे और इवाने के युगल होने की? बिल्कुल नहीं, मैं उतना भाग्यशाली नहीं हूँ। निखिल ने तुरंत मना किया। अरविना ने राहत की सांस ली, फिर आंखें सिकोड़कर पूछा, तुम्हारे उतना भाग्यशाली नहीं हूँ कहने का क्या मतलब है? क्या तुम गुरु माँ इवाने को पसंद करते हो? निखिल ने नजरें फेर लीं। गुरु माँ, अभी बात करने का समय नहीं है, मुझे अपनी तलवार की मुद्रा का अभ्यास करने दें। मुझे लगता है कि मैं और सुधार कर सकता हूँ। निखिल ने तलवार घुमाना शुरू कर दिया। अरविना ने अपनी आंखें सिकुड़ीं, उसके कार्यों से उसका जवाब स्पष्ट था। ये लड़का अपनी शिक्षक को पसंद करता था। उसने सिर हिलाया और मुड़ गई। निखिल उसे जाते देखकर हंसा और अभ्यास जारी रखा। गुरु माँ, मैं अब जा रहा हूँ। प्रशिक्षण समाप्त होने पर निखिल ने सिर झुकाया। तुम वाकई वहाँ जा रहे हो? अरविना ने कहा। निखिल मुस्कुराया, मुड़ा और चला गया। अरविना ने भावहीन चेहरे से उसकी पीठ को देखा। दूसरी ओर निखिल अपने कमरे में गया और पेंटिंग करने लगा। उसे बस एक ऐसा विषय चाहिए था जिस पर वे दोनों बात कर सकें। ठक ठक ठक। थोड़ी देर में निखिल ने दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनी। मुस्कुराते हुए उसने दरवाज़ा खोला। गुरु माँ इवाने, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगी। इवाने मुस्कुराए और निखिल के कमरे में आए। क्या आपने मुझे याद किया, गुरु माँ? ईमानदारी से, मैंने आपको बहुत याद किया। निखिल मुस्कुराया। गुरु माँ अरविना ने मुझे बताया कि तुम उनकी छात्र बन गए हो, इवाने ने कहा। हे, क्या मैंने आपको पहले नहीं बताया था? याद है मैंने क्या कहा था? गुरु माँ अरविना मुझे इतना पसंद करेंगी कि वह मेरी बार बार प्रशंसा करेंगी। लेकिन मेरा आकर्षण मेरी अपेक्षा से ज्यादा निकला, उन्होंने सीधे मुझे अपना छात्र बना लिया। निखिल ने गर्व से जवाब दिया। इवाने हंस पड़ी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम गुरु माँ अरविना को प्रभावित करने में कामयाब रहे। हे, क्या यह अपेक्षित नहीं था? क्या मैंने गुरु माँ इवाने को भी प्रभावित नहीं किया? क्या मैं आपका पसंदीदा छात्र नहीं बन गया? निखिल अपना चेहरा इवाने के करीब लाया। हाँ, तुम मेरे पसंदीदा छात्र कब बन गए? इवाने हकला गई और उसका चेहरा लाल हो गया। क्या मैं अभी भी आपका पसंदीदा छात्र नहीं हूँ? निखिल ने हैरानी से पूछा। नहीं, तुम नहीं हो। तुम्हें उसके लिए और मेहनत करनी होगी। इवाने हंसी। ठीक है, मेरे साथ आइए, मैं आपको अपनी बनाई पेंटिंग दिखाता हूँ। यह आपको निश्चित रूप से प्रभावित करेगी और मैं आपका पसंदीदा छात्र बन जाऊंगा। मुझे यकीन है। ये कैसा है? मुझे इस पर काफ़ी भरोसा है।
निखिल ने इवाने को दूसरी पेंटिंग दिखाते हुए पूछा, देखिए यहाँ शूरवीर है, वह युद्ध लड़कर आया है और अब राजकुमारी के सामने है। निखिल समझाने लगा और इवाने मुस्कुराए, क्या तुम अब से गुरु माँ अरविना के साथ रहने वाले हो? अचानक इवाने ने पूछा। शूरवीर ने वादा किया था प्रो। निखिल रुक गया, फिर माथे पर बल डालकर जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? गुरु माँ अरविना मेरे पास आई थी, उन्होंने कहा कि अगर तुम उनके साथ रहते हो तो ज़्यादा सुरक्षित रहोगे। इवाने ने कहा। सुरक्षित? गुरु माँ इवाने, क्या आपने शायद खबरें नहीं सुनी हैं? निखिल ने पूछा। खबरें? क्या खबरें? इवाने ने माथे पर बल डाला। बुर्की सदन अब। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें और हमारी मेहनत को सपोर्ट देने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका हर सब्सक्राइब हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक जुड़े रहिए द स्टोरी वर्स के साथ, जहां कहानियां कभी खत्म नहीं होती। बुक्स फायर।